हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसके बाद हमारा बस लास्ट बचा है 6 और इसमें इसका सेकंड पार्ट है 76 क्वेश्चन से 100 तक है। ये हमारा सेट 10 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि इस पेपर को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट के 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 50 मीटर है। इस मैदान को टाइल जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 मीटर और 1 मीटर है द्वारा सीमेंटित किया जाता है। बताइए मैदान में कुल कितने टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स पूछे इन्होंने, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल जितना एरिया में टाइल लगना हो, यानी कि आयताकार मैदान है रेक्टेंगुलर, तो इसका क्या L क्रॉस B होता है एरिया, तो यानी कि 30 × 15 डिवाइडेड बाई जो टाइल का एरिया है। टाइल का एरिया क्या है 2 × 1, 2 × 1, तो ये आपका आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा और ये आपका 15 का स्क्वायर 225 टाइल्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। L रेशियो B दे रखा है 3:2। ठीक है, एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। हम यहाँ पर डायग्राम भी बना लेते हैं तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से कोई साइकिल से चल रहा है, इस तरह से, मतलब इसी की सरकमफेरेंस पे ही चलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी की सरकमफेरेंस पे। तो किस स्पीड क्या है इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर आपको वर्ग मीटर में आपको यूनिट दिख रही है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद कह रहा है वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, यानी कि टाइम उसे कितना लग रहा है 12 मिनट्स। अब यहाँ पर देखिए ये 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज करेगा, तो इसको भी सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे × 60। यूनिट का बस ध्यान रखिएगा इसमें। बताइए बाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। इन्होंने क्या पूछा है, एरिया पूछा है, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हमें इसके डिस्टेंस अगर हम पता कर लें, यानी कि ये कितना चला, दूरी कितनी चली, डिस्टेंस, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, एक तरीके से पेरीमीटर हो जाएगा इसका, और पेरीमीटर को हम इसके इक्वल कर देंगे इस यूनिट के। अब देखिए कैसे करते हैं, D = S × T होता है। इसको आप 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पर 6 मिलेगा, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको S × T जब करेंगे तो 25/6 मल्टीप्लाई 12 × 60, इसको सॉल्व कर लिए 10, यह आ जाएगा 0 30 और ये एक 0 10 का, तो ये 3000 आ जाएगा, यानी कि आपका जो पेरीमीटर आएगा, डिस्टेंस पेरीमीटर हुई तो 3000 आ जाएगा। अब इसको इक्वल किसके कर देंगे, जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B होता है। अब यहाँ पर L रेशियो B दिया है, तो हम क्या कर लेंगे 3x + 2x। ठीक है, ये आएगा 5x और 10x आएगा, और ये इधर 3000 सेम, तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी 300। अब एरिया पूछा है तो L की वैल्यू L और B निकाल लेंगे, तो एरिया = क्या हो जाएगा, 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मल्टीप्लाई B कैसे 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका 54 और 40। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है, यानी कि ये कह रहे कि एक सर्किल की जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल है वर्ग के, यानी कि स्क्वायर के पेरीमीटर के। अब उनका एरिया का अनुपात बताना है, यानी कि सर्किल का एरिया रेशियो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सर्किल की क्या होती है 2πr, स्क्वायर की क्या होती है 4a,
ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 टू द 4, आपका r/a आ जाएगा 2/पाई। ठीक है, अब इसका एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, सर्किल का πr², और आपके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, a²। तो यहाँ से r/a निकला, अगर हम इसको नीचे ले लें तो r/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रेशियो, इसको पाई को इधर ले लेते हैं 1/पाई। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 4/पाई², रेशियो 1/पाई, तो ये आ जाएगा 4/पाई, और पाई की वैल्यू इन्होंने 22/7 रख दी है, तो ये आ जाएगी ये 11, और ये आ जाएगा आपका 14/11। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 ईयर्स में 4 टाइम्स हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी। यानी कि देखिए एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं कि 100 हमारा प्रिंसिपल था, तो 100 प्रिंसिपल की राशि कितने ईयर्स में, 7 ईयर्स में कितनी हो जाती, 4 गुना, यानी कि 400 हो गई। ये आपका अमाउंट निकल आया। तो एसआई कितना होगा इनमें, 400 माइनस 100 यानी कि 300 एसआई हो गया। 7 ईयर्स में 300 एसआई हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, 7 ईयर्स में 300 एसआई। अब कितने सालों में 16 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 जो है प्रिंसिपल, ये कितने सालों में 16 गुना हो जाएगी, 1600। एसआई कितना हुआ, 1600 माइनस 100 यानी कि 1500 एसआई निकला। ठीक है, अब ये 300 7 ईयर्स में हो रहा है, तो 1500 कितने ईयर्स में हो जाएगा, इंटू 5, और ये इंटू 5 यानी कि 35 ईयर्स में आपका 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए कोई धनराशि P जो है वो खुद की 3 गुनी हो जाती है, 3P हो जाती है। यानी कि SI कितना हो गया, वहाँ पे SI 2P हो गया, 3P माइनस P 2P, कितने 50 ईयर्स में। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगते हैं SI इक्वल टू PRT, यानी कि SI कितना है 2P, PR T कितना है 50 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। ये 2 गया, ये P कैंसिल हो गया, R कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन का मान कितना होगा। तो देखिए जब भी स्टेप का होता है इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 1 ही इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 1। तो एक तरीके से ये किसकी आ रही है, m प्लस 1 की सीरीज़ आ रही है। ठीक है, और जब भी यहाँ पर प्लस होता है सीरीज़ में तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली लेते हैं, यानी कि ये वाली लेते हैं, और ये क्या होगी, ये 1, तो यहाँ पे m प्लस 1 कितना है 2 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब भी ये प्लस वाली होती है तो हम कौन सा इन दोनों फैक्टर में बड़ा वाला लेते हैं, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाती है, बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 64 x प्लस 1 64/4x, यहाँ x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, 4 का क्यूब यानी कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 की पावर x। ठीक है, हमें दोनों तरफ क्या करना है, बेस सेम करना है, तो हमने इसको क्या कर दिया 4 की पावर 3 माइनस x लिख सकते हैं इसे। अब जब बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 3x प्लस 3 इक्वल टू 3 माइनस x। x को इधर ले गए 4x यानी कि x, और ये 3 कैंसिल, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू क्या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 0.6 0.06 इस तरह से इनका योगफल निकालना है। तो ये हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सीरीज़ कैसे बन रही है। तो ये सीरीज़ बन रही है 1.666, ये रिपीटेड नंबर की सीरीज़ बन रही इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तरह के क्वेश्चन कैसे हम लिख सकते हैं, 1.6 बार ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको 6 बार लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 6/9। ठीक है,
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 होल 6/9। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 3 2 द 6 और 3 3 द 9, तो ये आपका आ जाएगा 1 होल 2/3। ऑप्शन नंबर 1 होल 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी नंबर्स है जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो देखिए इस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जिससे विभाजित इन्होंने बोला है ना, उससे निकाल लेते हैं कि कितने डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे n निकाल लेते हैं, वो नंबर्स 3 से डिवाइड होने वाले। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर 3 और 7 का एलसीएम लेकर निकालते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को करके बता दें तो हमें पता चल जाता है कि सिर्फ 3 से विभाजित होने वाले कितनी संख्याएं हैं। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 1 2 भी नहीं होगी, 3 6 9 ऐसे करके होगा और लास्ट में 200 के पास आप देखेंगे तो 98 जो होगी ये मिलेगी हमें, क्योंकि 199 होगी नहीं, 200 भी नहीं होगी, तो 198 पे जो है ये डिवाइड हो रही है 3 से। तो हमें क्या पता चल गया, एल लास्ट डिजिट पता चल गई, ए पता चल गया। अब हम क्या एन निकाल सकते हैं, यानी कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस वाले फॉर्मूले से 198 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, वो भी 3 आएगा जो डिफरेंस है। अब देखिए ये अंदर -3 हो जाएगा और ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3n, इधर मिलेगा 3n, यानी कि n इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमें मिल जाएगा 66। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता चल गया 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर से 66 है। अब हम क्या करेंगे, 3 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 7 का एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, एलसीएम 21 आएगा। अब हम देखेंगे 21 से डिविजिबल कितनी नंबर्स हैं, तो 21 से स्टार्ट होगा 21, फिर 42, 21 की टेबल में सेकेंड 42 आता है। इसी तरह से लास्ट वाला अगर हम 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 और 9 टू द 18, 189 नंबर हमें लास्ट मिल जाएगा 21 से डिविजिबल होने वाला। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे तो 189, तो यहाँ पर क्या इस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा कैंसिल, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका इधर n इंटू 21। तो n इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 21 से तो कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। तो दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स अगर हम हटा देते हैं तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा, यानी कि 66 माइनस 9 जाएगा 57। ठीक है, समझ में आया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको क्या करते हैं, इसको देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, 12 6 द 72 होता है और 12 3 द 36, ये सामने ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है। तो देखिए जब भी 3 क्रमागत, यानी कि अगर a है तो दूसरा क्या होगा, a + 1 होगा, तीसरा क्या होगा, a + 2 हो गया। इनका सम कितना हुआ, 3a + 3। ठीक है, यानी कि 3a + 1, तो वो किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है। ठीक है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से अगर हम इसे डिवाइड करें फर्स्ट ऑप्शन को, तो ये आ जाएगा 11 8 द 88, यहाँ पे 9 बचा और 11 फिर 8 द 88, ये आपका बचा यहाँ पर 10, तो 106 बना, 11 9 द 99, 100 1 2 3 4 5 6 7 मिला आपको, और यहाँ पर 72 बना, 11 6 द 66 और फिर आपका रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 11 6 द 66। तो ये फर्स्ट जो है आपका डिजिट पूरी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको चेक करिएगा, तो उसी में सबसे जल्दी उसी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x रेशियो YZ, Y रेशियो ZX एंड Z रेशियो XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपात का मिश्र अनुपात बताइए। यानी कि मिश्र अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो होता है। ठीक है, और व्युत्क्रमी क्या होता है, इनवर्स। इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहे हैं। तो देखिए x रेशियो YZ है, तो इसका अगर हम कहें व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा, इनवर्स, यानी कि 1/x रेशियो 1/YZ।
ठीक है। इसी तरह दूसरा कौन सा होगा, 1/y रेशियो 1/z(x). इसी तरह थर्ड वाला पेयर 1/z रेशियो 1/xy। अब क्या कह रहे हैं, इनके व्युत्क्रमी यानी कि पहले इन्वर्स करें, फिर उनका कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात बताएं। मिश्र अनुपात क्या होता है, जो फर्स्ट वाले रेशियो होते हैं हर पेयर में, ये ठीक है, ये तीनों इक्वल टू हो जाएंगे, इनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा इनके, ठीक है। अगर मान लिए A रेशियो B और दूसरा पेयर है B रेशियो C या कुछ भी है, तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, A इंटू B इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। A इंटू B इक्वल टू B इंटू C, इस तरह से करते हैं। तो 1/x मल्टीप्लाई 1/y मल्टीप्लाई 1/z डिवाइडेड बाई, रेशियो को आप इस तरह से कर दिए दोनों पेयर के, क्योंकि यहाँ अनुपात पूछा है। 1/yz, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं क्यों आसानी होगी, इससे गलती नहीं होगी। 1/zx मल्टीप्लाई 1/xy, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे xyz बन रहा है, यहाँ पर x² y² z² बन जाएगा। यहाँ पे बन रहा है 1/xyz डिवाइडेड बाई 1/x² y² z²। अब ये एक कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि xyz अपॉन 1, यानी कि आपका आएगा xyz रेशियो 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड करके इस रेशियो को इसलिए लिखा है ताकि आपको ये करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि 1/xyz आएगा या xyz अपॉन 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इसमें गलती होने का चांस है, इसलिए इसको ऐसे कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया था। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे अपने कर्मचारियों को नंबर, यानी कि जो उसके यहाँ काम करते हैं उनका नंबर 5 से 3 कर दिया। पहले उसके पास ये इनिशियल और फाइनल, जब भी रेशियो इस तरह का होता है हम हमेशा इनिशियल और फाइनल की तरह हमें क्वेश्चन करना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाता है। बाद में कितना किया, 3 कर दिया। फिर औसत वेतन प्रति कर्मचारियों को 7:8 में बढ़ा दिया। औसत वेतन यानी कि उनकी इनकम को क्या किया, 7:8 में बढ़ा दिया, यानी कि पहले 7 थी फिर 8 कर दी। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपीज़ की बचत हुई। सेविंग की बात कर रहे हैं, कितनी हुई, 55,000, ठीक है। तो पूछा है प्रारंभिक व्यय कितना था, यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए ये नंबर है, कितने लोगों को कितनी सैलरी मिल रही, तो इनको प्रोडक्ट ही एक्सपेंडिचर होगा हमारा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये इनकम है और ये कितने मेंबर हैं, तो इनको अगर हम प्रोडक्ट करें तभी हमें एक्सपेंडिचर पता चलेगा। तो ये कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 35 एक्सपेंडिचर था और अब 24 हो रहा है। और क्या करने से, ऐसा क्यों किया, उनको बचत हो रही है ऐसा करने से, कितनी, इतनी, यानी कि इसने सेव कितना किया। ये यूनिट इक्वल किसकी हो गई, इनका डिफरेंस इक्वल हो गया 55,000 की, ये हमारी सेविंग हो गई। यानी कि इनिशियली एक्सपेंडिचर माइनस फाइनल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 11, तो 11 यूनिट इक्वल हो गई 55,000 के। तो आप 1 यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ गया 5,000, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, कंपनी का प्रारंभिक व्यय, यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 35 हो रहा था। मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो ये आ जाएगा आपका 5, 2 कैरी आया और 15, 17, 175,000। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था उसका, 175,000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य, देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। उसका प्राइस जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग का, वेट का स्क्वायर। ये हो गया। एक व्यक्ति से गलती से ये हीरा 3 टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि ये पहले एक टुकड़ा था, एक डायमंड था, फिर 3 पार्ट्स में ये टूट जाता है। किस रेशियो में, 3:5:7। इस वजह से उसमें कितना लॉस होता है, लॉस होता है 426
रुपीज़ का लॉस हो जाता है। तो वास्तविक मूल्य पूछा है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस पूछा है हीरे का। ठीक है, इसका पहले टूटने से पहले कितना उसका प्राइस था। जो रेशियो दिया है इसको पहले हम समाप्त करेंगे, यानी कि क्या इन पार्ट्स में टूटा है, यानी कि जो पहले बिना टूटा वाला था वो कितना था 5, 3, 8 और 8, 7, 15। ठीक है, 15 था, उसका कितना हो गया ये। ठीक है, ये इसका प्राइस हो गया 1 डायमंड का। 1 डायमंड का प्राइस कितना हुआ 15W² हो गया। अब देखिए ये कितना आया 225W²। ठीक है, अब इसको टूटने के बाद इसका प्राइस क्या हुआ, तो 3W² प्लस आपका ये 5W² प्लस 7W²। ठीक है, तो ये 339, ये 25 और ये 49, तो 9 और 25 आपका कितना हो जाएगा 34, और 34 और 49 आपका कितना हो जाएगा 83W²। ये टूटने के बाद आपका प्राइस कुछ इस यूनिट में होगा। ठीक है, और टूटने से पहले 225 यूनिट का है। अब ये कह रहा है कितने लॉस हो रहा है, यानी कि ये यूनिट ओरिजिनल माइनस ये जो टूटने के बाद आ रहा है, इसको माइनस कर दें तो हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो 225 माइनस 83 कितना आया, ये आएगा आपका 142W²। तो ये यूनिट आपके हो जाएगी इक्वल 42600। 3 2 द 6, 3 4 द 12 और 3 1 द 3 एंड 4, तो ये पूरा 3 से चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 300। ठीक है, ये आपका क्या आया W² आया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, यानी कि अगर हम इस W² की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमें ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगा जो टूटने से पहले डायमंड का था, यानी कि 300 इंटू 225 इक्वल टू कितना आया 3 5 15, 3 2 द 6 7, 3 2 द 6 67500। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये आपका हो जाएगा प्राइस। एक बार क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की। ठीक है, लागत कीमत पर, यानी कि इसने जो खरीदा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पर 40% उसने क्या किया प्रॉफिट जोड़ा। उसके बाद उसने एसपी सोचा कि एसपी जो है इसका 700 रख लेते हैं, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। फिर से सोचा कि इस पे यार सेल बहुत कम हो रही है, तो क्या करते हैं 10% का प्रॉफिट रखकर हम एसपी सोचते हैं कि हमें एसपी जो है कितना रख, तो वही एसपी पूछा है, सीपी निकालना है। इसके अकॉर्डिंग एसपी और प्रॉफिट दिया है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। 700 डिवाइडेड बाय कितना प्रॉफिट दिया है 40% प्रॉफिट दिया है, यानी कि कितना हो जाएगा 14/10, ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 14/10, ऊपर लिख देते हैं। तो ये 7 2 से चला जाएगा और ये 2 5 चला जाएगा, तो ये कितनी सीपी आ गई 500 सीपी आ गई। ठीक है, अब इस पे कितना 10% का प्रॉफिट कर दें हम, तो हमें कितना मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा 10% का प्रॉफिट, यानी कि 11/10। 0 से 1 0 गया, ये कितना आया 11 5 द 55 और 1 0, ये आ गया न्यू एसपी आ गया। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि हमें पहले क्या दिया है प्रॉफिट और एसपी दिया है, और फिर उनका है कि इतने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम एसपी निकालें। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, हमें सीपी तो कहीं पता ही नहीं, तो सीपी निकालने के लिए हम एसपी अपॉन प्रॉफिट करेंगे। उससे हमें जो आया न्यू सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस कितनी लागत लगी, उस लागत पे 10% का प्रॉफिट अगर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% का प्रॉफिट क्या हुआ 11/10, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया एसपी मिल गया 550, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी 5% लॉस पर बेच दी। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5% पे बेच दी, हम मान लेते कि 100 की उसकी सीपी थी, उसने 5% लॉस पे जब वो बेचेगा, ठीक है 5% लॉस पे बेचेगा, यानी कि 95 पे बेचा, एसपी की क्या हुई 95 हो गई। ये उसने वही वस्तु 10% कम पे खरीदी होती। अब ये क्या इमेजिनेशन वाली बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता
तो उसका लागत मूल्य कितना होता। ठीक है, ये इस तरह से सीपी पूछ रहे हैं। उसने 10% कम पर खरीदी होती और 33 रुपये ज़्यादा पर बेची होती तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाता। अब उस वस्तु का अगर ऐसी चीज़ हुई होती तो उसका सीपी कितना होता। अभी हमने क्या किया, एज्यूम किया है कि 100 लेके चल रहे हैं, हमें फाइनल रियल सीपी निकालना है। ठीक है, रियल सीपी फाइंड करना है। तो जैसे जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती तो हम उस वस्तु को क्या करेंगे, 10% कम पे खरीदवा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, सीपी है। खरीदी, अभी खरीदने की बात हो रही है। ठीक है, खरीदने की बात हो रही है, सीपी निकला। और 33 रुपये अधिक बेची होती तो अभी ये बेचने का पार्ट अभी हम बाद में रखते हैं, उसे 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है, 30% का प्रॉफिट होता। तो ये किस पे होगा, ये जो 30% का प्रॉफिट होगा ये सीपी पे होगा। यानी कि आपकी जो सीपी है 90 आई है, इसी पे आपको 30% पे प्रॉफिट होगा। यानी कि 13/10 इसको कर दें तो हमें निकल आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 117 होता है। तो ये आपका क्या आगे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सोचिए, सीपी इज इक्वल टू एसपी अपॉन लॉस या प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सीपी से अगर हम प्रॉफिट या लॉस को मल्टीप्लाई कराते हैं तो एसपी निकलता है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एसपी इस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू तो एसपी की निकली नहीं है। अब हमें क्या कर देना है, एसपी को इक्वल कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू तो निकली नहीं है, लेकिन ये जो दी है ये एग्जैक्ट वैल्यू रुपीस में दी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 95x। अब हम ये जो ऐड करेंगे ये किस में करेंगे, इसमें करेंगे। 10% कम पर खरीदी होती तो ये हमने 90 लिख दिया सीपी, और 33 में बेची होती यानी कि इस 33 ज़्यादा पर बेचते तो इसी में तो ऐड करेंगे ना 95 में। तो 95x प्लस 33 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला एसपी 117x। ठीक है, अब इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर x वाला एक तरफ ले लेंगे, 22x इक्वल टू 33 और x क्या आ जाएगा आपका 3/2। अब x आ गया आपका 3/2। अब CP क्या है, 100 लिया है तो 100x आपका कितना आया, 300/2 यानी कि 150। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई क्वेश्चन। अगर ना समझ आया तो एक बार रिवर्स करके इसे सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता 100 रुपए की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु को खरीदता है, उस पर उत्तरोत्तर 10% और 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट प्राप्त करता है। वह लागत कीमत का 10% ढुलाई पर खर्च करता है। 15% का प्रॉफिट पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, एसपी पूछा है। देखिए अगर प्रॉफिट लॉस को टफ करेंगे तो इस वाले सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना मैक्सिमम है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। तो ये एक लेवल आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो अब देखिए 100 की कोई वस्तु थी, ठीक है, उस पर उसको कितना डिस्काउंट मिला 10% का यानी कि 9/10 मल्टीप्लाई, फिर कितना मिला 20% की छूट मिली यानी कि आपकी 4/5। ये 1 0 से गया और 5 से 2 और द 8 और 8 9 द 72 आपकी CPI। अब ये क्या कह रहा है, ये इस लागत कीमत पे, इसकी लागत कितनी हुई 72 हुई, इसका 10% ढुलाई पे खर्च करता है यानी कि 72 का 10% कितना हुआ 1/10 ढुलाई पे खर्च करता है यानी कि 7.2। ठीक है, ये आपके पहले CP1 आ गई और ये आपकी कितनी आ गई CP2 आ गई। कोई एक पेन है उसको आप ख़रीदते हैं कुछ डिस्काउंट के बाद तो वो आपकी एक CP हो जाएगी। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस में यानी कि मान लीजिए कि उसे कहीं से कहीं ले जाना है और उसमें कुछ खर्चा हो रहा है तो वो भी तो आपकी CP में इंक्लूड होगा ना, CP2। तो वो जब आप ऐड करेंगे तब आपको मिलेगी टोटल CP। तो इसी तरह 7.2 और टोटल CP निकालने के लिए 72 ये वाली जो CP थी प्लस इसकी मेंटेनेंस ढुलाई पे जो आपके खर्चा हुआ 7.2, तो ये कितना हो गया 79.2। ठीक है, ये आपकी CP मिल गई। अब 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, SP निकालना है।
तो इसमें क्या करेंगे हम 15% का प्रॉफिट यानी कि 23/20 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 15% का प्रॉफिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए एकदम। इसको क्या किया 2 से, ये डेसिमल हटा के 0 बढ़ाया, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 द 6, 2 9 द 18, 2 6 द 12। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट का खेल है, तो 100 है तो इसको हम डेसिमल क्या कर देंगे 3.96 लिख सकते हैं इंटू 23। अब देखिए 6 3 द 18 यानी कि 8 आएगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल देखिए डेसिमल 2 से पहले यानी कि एक, इसके बाद एक और डिजिट आएगी फिर डेसिमल होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन देखते रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग लगा दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 12 प्रतियों को ₹1800 में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, 12 प्रतियों का जो लाभ हो रहा है इसे बेचने पे वो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि 3CP का जो प्राइस है वो बराबर है 12 प्रति के प्रॉफिट का, 12 के प्रॉफिट का। तो क्या हो जाएगा 12 SP। प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं SP माइनस CP। ठीक है, 3CP। अब SP और CP एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर हो गया 15CP इक्वल टू 12 SP। ठीक है, ये 300 जो है ये इस 15CP के इक्वल हो गया, ये 12 SP है ना, इसका मूल किसके, इसके बराबर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको जो है, क्योंकि 12 SP इज इक्वल टू 1800, तो ये इक्वल टू 1800, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, तो हमें निकालना CP है, तो हम इस तरह से निकालते हैं 1800। अब जो ये 15 1 द 15 और 2 120 आ गया, क्या पूछा है, एक प्रति की पूछा है, तो आपका 1 CP की वैल्यू 120 रुपीज़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी और 20 गायें 15% लाभ पर, 40 गायें 19% पे और शेष 16 25% पे बेच दी। ठीक है, बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, हर गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया, CP निकालना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 20 गाय 20 इंटू 15% प्लस 40 इंटू 19%। ठीक है, बहुत 16 इंटू, बहुत ही बेसिक से हम बता रहे हैं चीज़, 25%। ये इक्वल किसके हो गया 6570 प्रॉफिट के। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 300 प्लस ये आपका आ जाएगा 19 4 द 76, ये आपका आ जाएगा 08400। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया 7570 के, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0641, ये वैल्यू आपकी आ रही है 6570 के। ठीक है, तो अब ये 1 की वैल्यू आ रही है, तो हमें CP क्या 100 पे निकालना होता है, यानी कि 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6570 डिवाइडेड बाई 1460 इंटू 100। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 से 2 7 द 14, 2 3 10, ये आपका जाएगा 2 5 द 10 और 0। ठीक है, और फिर ये आपका जाएगा 9 से 9 3 7 7 27 होता है, 7 2 9 7 द 63 और प्लस 2 65, यानी कि पूरा 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि 9 इंटू 50 आ जाएगा, तो 450 आपका ये आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 50 450। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अब देखिए पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने वो कितना लाया, कितना 133 मार्क्स लाया, और कितने नंबर से फेल हो गया 67 नंबर से फेल हो गया, यानी कि जो जितने मार्क्स लाया उसमें से अगर हम 67 ऐड कर दें उसमें, तो वो इतने % से पास हो जाएगा, यानी कि उसे उतनी ही ज़रूरत थी पास होने के लिए, तो यानी कि 133 प्लस 67 कितना आया 10 0 200 आया।
ठीक है। 200 मार्क्स में वो 133 लाया, तभी तो 67 से वो फेल हो गया, 67 नंबर से। यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं जिसको लाने थे, कितने लाने थे, 40% मार्क्स लाने थे। इसकी वैल्यू कितनी बराबर हो गई, 40% के। ठीक है, तो कितना निकालना है, कुल पूर्णांक निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 520, ये आपकी आ गई 500। टोटल कितने नंबर का था, 500 का था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इनमें से 3000 रुपये कर मुक्त है। 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय कितनी होगी। ठीक है, टैक्स देने के बाद उसकी कितनी आय बच रही है। तो अब देखिए 5200 उसकी टोटल है, उनमें से 3000 से मतलब नहीं है, 3000 क्या है, टैक्स फ्री है इसकी, नो टैक्स, जिसपे उसे कोई भी टैक्स नहीं देना। यानी कि जिस पे उसे टैक्स देना है वो कितनी है, वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, उस पर 3% की हम बताएंगे कि उसने इतना टैक्स दिया। अब देखिए 5200 में से 3000 को हम माइनस कर देंगे तो में आ जाएगा 2200। इतना इस रुपए पे उसने कितना टैक्स दिया, 3%, 3/100। तो ये आपका कितना आ गया, 0 से कैंसिल हो गया, और 66 यानी 66 रुपीज़ उसने कितना क्या दिया, टैक्स दिया। टैक्स उसने दिया 66 रुपीज़। ठीक है, अब उसकी प्योर हमें इनकम बतानी कि उस देने के बाद कितना बच रहा है, यानी कि 2200 में से अगर हम 66, क्योंकि देखिए इसी में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2200 वाला क्या था, टैक्स वाली रुपीज़ थे, तो 2200 में से 66 रुपये उसने टैक्स दे दिए, तो कितने बचे, इसको माइनस कर देंगे। 4, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 3, यहाँ बचा 1, 2134 उसके पास बचे टैक्स देने के बाद। अब ये तो अमाउंट क्या था, टैक्स वाला था, इस पे उसे टैक्स देना था, और ये अमाउंट क्या है, टैक्स फ्री है, तो उसकी प्योर इनकम में ये भी तो ऐड होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वैसे इन्होंने ऑप्शन इस तरह से दे नहीं रखा है कि कन्फ्यूज़न हो। तो आपके क्या करना होगा, ये जो बच रहा है टैक्स देने के बाद में ऐड कर देंगे नो टैक्स वाला, जिसपे कोई भी टैक्स उसे नहीं देना था, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी इनकम का हिस्सा है। तो ये आपको कितना मिल गया, 5134। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय मासिक आय इतनी है तो उसकी बचत, अब हमें देखिए सेविंग निकालनी है, मंथली इसकी सेविंग कितनी हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि 100 मान लिए 100% उसकी इनकम है, उनमें से अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो उसका बच कितना रहा है, सेव कितना हो रहा है, सेव हो रहा है 40%। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, 40% उसका सेव हो रहा है। अब देखिए यदि इसकी मासिक आय 3000 रुपये है, अब 3000 रुपये इसकी आय है और वो सेव कितना कर रहा है, 40%। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1200 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी कितना वो सेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज पता है, सेविंग की परसेंटेज पता चल गई हमें इसके अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, और यहाँ से हमें टोटल इनकम में अगर हम उतनी % से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट, कितना रुपीज़ में कितना अमाउंट हम सेव कर पा रहे हैं, तो वो है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आपको ऑप्शन भी देखने में कैलकुलेटिव ही दिख रहे होंगे। तो ये है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 76% कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता हो इसकी जगह 25 या 30% हो, तो वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब देखिए इसको करना कैसे, एक आय का 76%, मान ली इसकी 100% खर्चा है, इनकम है इसकी, सॉरी 100% है, उसका 76% वो खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा 76, बचा कितना 24 बचा, यानी कि इसकी सेविंग कितनी हो रही है 24%। ठीक है, इसकी सेविंग हो रही है, या फिर 100 की बात कर रहे हैं तो हम 24 रुपीज़ भी कह सकते हैं अगर उसकी इनकम 100 रुपीज़ है। अब ये कह रहा है कि इसकी इनकम 20% बढ़ रही है, यानी कि 100 से इसकी इनकम कितनी हो रही है, 20% बढ़ने के बाद 120 हो गई, उसकी इनकम कितनी हुई 120 हो गई, तो और वो उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है, यानी कि इसका 76 का 15% खर्चा बढ़ रहा है। बस यहीं पे कैलकुलेशन है, आप देखिए 76 में
15% खर्चा बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 23/20 फ्रैक्शन वैल्यू। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो ये 10 आ गया और ये 2 3 द 6 और 2 8 द 16। ठीक है, 28 और 23 को हम इजीली यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 3 8 द 24, कैरी 2 आया, 3 3 9 और 2 8 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 2 27, 7 कैरी आया 2, 3 2 द 6 और 6 प्लस 2 8, 87 4 और नीचे क्या है 10 है, यानी कि कितना बना 87.4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये हमें निकला कि इसने 15% बढ़ा देने के बाद खर्च उसका एक्सपेंडिचर इतना हो गया। अब उसकी बचत जो है कितने परसेंट बढ़ जाती है, तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो इनकम इसकी बढ़कर आई है, इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस कर दें, 0.0 समझ लीजिए इसे, 87.4 माइनस कर दें, ये क्या है एक्सपेंडिचर, ये इनकम माइनस कर दें तो सेविंग पता चल जाएगी। अब कितना बढ़ने के बाद कितना सेव हो पा रहा है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, 32.6। यह की बचत कितने परसेंट बढ़ जाती है, भी परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग डिवाइडेड बाय इनिशियल सेविंग इनटू 100। इस तरह करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो यही करेंगे। कितनी है, 32 है, 32.6 में से 24 माइनस कर देते हैं, कितना मिलेगा हमें 6, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 8.6 डिवाइडेड बाई इनिशियल सेविंग कितनी है, यहाँ पर 24 है, मल्टीप्लाई 100, 2 से करेंगे 12 जाएगा और ये 2 4 द 8, 2 3 द 6। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 12, 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 द 36, 35 60, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट इसी तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेटी में 6 व्यक्तियों को रखना है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट्स अपॉन टोटल सैम्पल जितने हो। ठीक है, तो अब सैम्पल देखिए सब में सेम ही दिए होते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम सिर्फ इवेंट निकालेंगे। तो इवेंट निकालने के लिए क्या होगा, 7 पुरुष और 4 औरतें हैं, जिनमें से कम एक औरत ज़रूर हो और 6 व्यक्तियों को चुनना हो। ठीक है, और टोटल कितने 11 है। तो अब देखिए, अगर हम कॉम्बिनेशन मेल फीमेल का बनाए तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखिए क्योंकि एक औरत को चुनना ही चुनना है, तो हम इसी से लेंगे 4C1, 4 में से कम एक हमें औरत चुनना है, इनटू मेल का कितना बनेगा 7 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कितना ले, देखिए 6 व्यक्तियों को रखना है ना, तो 1 कितना बचा 5, यानी कि मेल आ जाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 4C2 और 7 मेल कितने 4, 6 बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेगा 4C3 और 7C3। ठीक है, 3 3 6 प्लस 4C4। अभी देखिए मैक्सिमम ये यही रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो औरतें हैं ही नहीं, 4 ही हैं, तो मैक्सिमम यह, तो ये आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 7C2, देखिए 4C1 को हम 4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए 7C5 को कैसे लिखेंगे, 7 6 इंटू 6, 5 से तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और नीचे इनको डिफरेंस माइनस कितना होता है 7 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब देखिए सेकंड में जाइए तो 4 ऊपर और इंटू 3, उसके बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने वाला भी 2 मिलेगा, तो वो रखेंगे मल्टीप्लाई। दूसरे इसमें देखते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5। यहाँ पर देखिए माउस हम से कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत तेज़ी से आप लोग करेंगे। 7 6 5, 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 इंटू 2 नीचे आएगा, प्लस 4C3 है, इसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 4 ही मिलेगा। ठीक है, 4
मल्टीप्लाई 7C3 में 7 6 5 और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 से सब कैंसिल कर देंगे, मिलेगा क्या 3 × 2 प्लस अब ये 4C4 ये आपका आ जाएगा 1 × 7 6 7 में से 2 जाएंगे 5 5 से सब कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या 2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे 2 3 6। ठीक है, और इसमें देखिए 3 × 2 बन रहा है और ये भी 2 यानी कि 2 2 4 3 4 × 3 ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 × 2 3 से आप ये 2 कैंसिल करेंगे और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 3। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 12 12 7 दा 84 प्लस ये आपका कितना आया 6 5 30 37 दा 210 21 प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 7 और 5 बच रहा है, 4 5 20 27 दा 140 प्लस यहाँ पे कितना 7 3 दा 21। तो ये आपका कितना मिल रहा है 4 और 1 5 4 और 1 5 और यहाँ पे यूनिट डिजिट बस देखते रहिए तो आपको एक ही जगह 5 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 भी ख़त्म हो गया है। इसका PDF हम 2-3 घंटे बाद टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। उसके बाद आपका लास्ट पेपर मैथ्स का बचा है, तो लास्ट के अच्छे पेपर हैं इनको, तो इन्हें अच्छे से एक बार एग्ज़ाम से पहले भी देख लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। जो सो मच।